हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो कि लास्ट कुछ दिनों से मेरे को बहुत सारा क्वेरी आता था कि हमको क्या करना है, क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन करना है कंपनी को एम्प्लॉयर के पास। तो हमको क्या करना है 2021 फाइनेंशियल ईयर के लिए, ये टैक्स प्लानिंग हमारा क्या रहेगा, इसमें इतना कंफ्यूजन क्यों है। जो आप सबको मालूम है, जब 1 फरवरी 2020 को हमारा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण में बजट डिक्लेयर कर रहे थे, उसमें एक नया टैक्स रिजिम लेके आए। नया टैक्स रिजिम में क्या है, कुछ नया ऑप्शनल स्कीम लेके आए कि आप ओल्ड स्कीम भी रहेगा, नया स्कीम भी रहेगा। ये टैक्स पेयर के ऊपर डिपेंड करेगा वो कौन सा स्कीम को चूज करे। इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। इसी टॉपिक के लिए लेकर आया हूं मैं आज सैलरीड इंडिविजुअल के लिए। ये जो पूरा क्लासेस मेरा रहेगा, इसका जो भी एम्प्लॉय आप लोग अभी से मान लीजिए, मैं जिसो जो 50 लाख 60 लाख 70 लाख करोड़ में इनकम करते हैं उनके लिए मैं नहीं बना रहा हूं। ये मेजरली जो टैक्स प्लानिंग है ये बिलो 15 लाख मान के चलिए, उन सभी लोगों के लिए। इसमें मैं आज आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगा कि क्या क्या कौन सा टैक्स रिजिम में जाना सही रहेगा और आप कैसे प्लानिंग करोगे, इसको लेकर मैं बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दो फेमस कोट्स को लेकर। आज स्टार्ट करता हूं जो कि सर बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक फेमस वर्ड है। ओनली टू थिंग्स आर सर्टेन इन लाइफ, डेथ एंड टैक्सेस। इट इज, ये सही है। दुनिया में सच्चाई अगर कुछ चीज है तो एक है मृत्यु, दूसरा है टैक्सेस। ना आपको जिंदगी भर कभी डेथ छोड़ेगा, कभी ना कभी ये आ सकता है। टैक्सेस छोड़ेगा, ये भी जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। टैक्सेस क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं ऑलरेडी मेरा जो इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेस का एक क्लासेस था वो आप देख सकते हैं। टैक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, पेमेंट करना, टैक्स क्यों चाहिए बोल के मैं डिटेल्स में उसमें बताया है। दूसरा कोट से रोनाल्ड रेगन का एक कोट है, द टैक्स पेयर दैट समवन हु वर्क्स फॉर द फेडरल गवर्नमेंट बट डज नॉट हैव टू टेक ए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ये बहुत बड़ा चीज बोल देता है। जब मैं ऊपर में बोल रहा हूँ टैक्सेस का इंपॉर्टेंस क्या है, टैक्सेस देना क्यों जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज ये नहीं है। अभी वो कोरोना का युग चल रहा है, मोदी गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। ये कहाँ से आएगा ये मनी, पूरा वो टैक्सेस के ऊपर जाएगा, टैक्सेस से ही आएगा। ये जो फेडरल गवर्नमेंट के लिए आप जो भी काम कर रहे हैं, एक टैक्स पर ही सब कुछ है, टैक्स पर सब कुछ देता है, इसके वजह से चलता है। उसको ओनली आईएएस ओएस जो पा रहे हैं कोई आप आर्मी में जाओगे तभी जाके आप देश का सेवा करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सच्चा हिंदुस्तानी है, अगर आप टैक्स समय में भर रहे हैं, आप देश का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये फेमस दो कोट के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और आज का एक टॉपिक पूरा का पूरा उन सभी का हो जो सैलरी एम्प्लॉइज है। इसको आप लोग देखिए, जो सीखना चाहते हैं भी वो भी देख सकते हैं, जो टैक्स पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये भी आप लोग को पता चल जाएगा क्या है ओवरऑल। तो सब देखिए और अपना टैक्स का प्लानिंग खुद कीजिए। ये मैंने पहले भी बोल देता हूँ, हम क्या करते हैं ना, टैक्सेस का पूरा हमारा कंसल्टेंट के ऊपर छोड़ देते हैं, हम सीए सीएमए के ऊपर छोड़ देते हैं। आज मैं भी सीएमए हूँ, बट मैं बोलता हूँ कि आप खुद का टैक्स प्लानिंग खुद कीजिए, आप खुद जानिए सब कुछ, अपना कंसल्टेंट के ऊपर मत छोड़िए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका कंसल्टेंट सही बोल रहा है गलत बोल रहा है आपको मालूम नहीं रहता। आप खुद जानिए टैक्सेस में क्या रहता है, क्या क्या चीज आपको एग्जम्पशन मिल सकता है, आप नया टैक्सेस में क्या पाओगे, पुराने में क्या पाओगे, आप खुद का डिसीजन लोगे, आपको पता चल जाएगा क्लास के एंड तक आपको क्या करना है। इस क्लास में हम देखें, इस टॉपिक में हम देखेंगे अबाउट न्यू टैक्सेस एंड ओल्ड टैक्सेस रिजिम में क्या हुआ है। दूसरा चीज हम जानेंगे व्हिच ऑप्शन इज बेटर, कौन सा बेटर रहेगा। दैट मीन्स सिंपल है, कौन सा बेटर रहेगा सबको मालूम है, जिसमें हमको कम टैक्स पे करना पड़े। कम टैक्सेस पे करने का मतलब है लॉ के दायरे में रहकर हम प्लान करेंगे, लॉ से बाहर नहीं जाएंगे, ये सबसे बड़ा चीज है। इसी को बोलते हैं इवासन ऑफ टैक्सेस। जब इवासन ऑफ टैक्सेस होता है वो आपको लाइबल हो जाता है, आपको पेनल्टी लग सकता है, आपको नोटिस आ सकता है। ये याद रखिए, आपको लॉ के दायरे में के अंदर रहकर ही आपको टैक्स, उसको टैक्स प्लानिंग बोलते हैं, टैक्स सेविंग्स बोलते हैं इस पर्पस को। अदरवाइज कोई इवासन ऑफ टैक्सेस होगा, आप मोदी और माल्या जो भी है, नीरव मोदी माल्या ऐसा भी बन सकता है पूरा। ऑन व्हाट टू डू नाउ, मतलब आप इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन में क्या करेंगे, मैं आज इसमें भी थोड़ा डिस्कशन कर लूंगा। और थोड़ा बहुत अभी 1920 का भी मैं लास्ट को बताऊंगा, 1920 में क्या चेंजेस हुआ है अभी लेटेस्ट न्यूज में, वो भी बता दूंगा।
चलिए फास्ट देखते हैं कि न्यू एंड ओल्ड टैक्स स्लैब जब February 1 को जो रखा गया था उसमें क्या था। हमारा जो ओल्ड टैक्स, पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि दोनों टैक्स स्लैब क्या है कैसा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इसको पहले देखिए, जानना है आपको टैक्स स्लैब। हमारा जो पुराना टैक्स स्लैब है जो अभी भी 2021 के लिए भी है, इसका मतलब नहीं पुराना मीन्स वो चला गया, नहीं, वो भी है। न्यू टैक्स, ये दोनों ऑप्शनल है, आप कौन सा लेंगे, ओल्ड लेंगे नया लेंगे आप, ये धन। और इसमें भी और एक चीज को बहुत इंपॉर्टेंट मैं आगे जाके बताऊंगा क्या है, अगर आप न्यू में चले जाते हैं ओल्ड को आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो न्यू ओल्ड टैक्स जो था हमारा उसमें अप टू 2.5 लाख, मतलब ये बेसिक एग्जेम्पशन हो गया। अप टू 2.5 लाख जो हो गया ये आपका बेसिक एग्जेम्पशन हो गया। मतलब यहां तक अगर आप इनकम करते हैं आपको कुछ भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ये पुराना और नया दोनों में है। दोनों में 2.5 लाख तक अगर आप इनकम करते हैं एनुअली, मतलब April 1, 2022 31 मार्च 2021 तक अगर आपका इनकम 2,50,000 के अंदर है तो आपको कोई भी टैक्सेस नहीं देना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और 2 लाख से लेकर 2,50,000 एक, ये 2,50,000 एक से लेकर 5 लाख तक अगर आपका इनकम है तो 5% टैक्स देना पड़ेगा। और 5 लाख से 10 लाख तक अगर इनकम है आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। और आपका इनकम 10 लाख से ऊपर है तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। देखिए कितना बढ़िया चीज है, ये स्लैब है पुराना रेट का, 2,50,000 तक कोई भी टैक्सेस नहीं, 2 से 5 लाख तक आपको 5%, 5 से 10 लाख तक आपको 20%, और 10 लाख के ऊपर हो गया तो आप 30% टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। न्यू में क्या चेंजेस आया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यू में क्या किया, इसको पूरा छोटे छोटे पे भाग कर दिया। क्या कर दिया, 2,50,000 तक कुछ भी टैक्स नहीं रहेगा, 2,50,000 से 5 लाख तक आपको 5% आ जाएगा, 5 से 7.5% आपको 10% टैक्सेस आ जाएगा, एंड 7.5 से 10 लाख तक आपको 15% टैक्स आ जाएगा, 10 to 12.5 20% आ जाएगा, 12.5 लाख टू 15 लाख तक आपको 25% आ जाएगा, और अबव 15 लाख से तो आपको 30% टैक्स आएगा। इसमें तो बहुत अच्छा सर दिख रहा है, देखिए ये 5% था, यहाँ पर भी 5% था, ये 5 से 10 20% टैक्स ले रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 10% है, 15% है, बैकअप मेरे को तो टैक्स कम आ रहा है दिख रहा है। एंड 10 लाख से 30 लाख आ रहा है तो यहाँ पे देखिए कितना और ब्रेकअप दे दिया, 20% आपको कम कर रहा है। ये तो बढ़िया हो गया। मेरे को इसमें देखिए 10 लाख से अबव में 30% रहा था, मेरे को यहाँ पे कितना है 25%, 30%। तो इसका मतलब क्लियरली दिख रहा है कि मेरे को तो टैक्सेस कम हो रहा है, तो मैं तो सीधे सीधे न्यू टैक्स में चला जाऊंगा। ऐसा नहीं है भाई साहब, ऐसा नहीं है। इसमें क्या किया है मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ हम क्या करते हैं, और एक चीज देखो मैं यहाँ पे नोट्स में दिखा रहा हूं आपको, सरचार्ज लेविड ऑन इनकम टैक्स अबव रुपीज 50 लाख। 50 लाख के ऊपर अगर आपका इनकम जाता है, मैं बोला था ये क्लासेस में मैं कभी भी 50 लाख के अबव के बारे में नहीं बताऊंगा ज्यादा, बट आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। अगर आपका इनकम 50 लाख के ऊपर हो गया आपको सरचार्ज लगेगा, तगड़ी किया है, तगड़ी सरचार्ज लगाया था, ये लास्ट ईयर का वो कंटिन्यू हो रहा है, बहुत बड़ा सरचार्ज। सरचार्ज क्या है मैं बता देता हूँ, टैक्स ऑन टैक्स है, सेस भी टैक्स ऑन टैक्स है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। सरचार्ज में मतलब गवर्नमेंट एक्स्ट्रा टैक्स लेगा, आपको मान लो आपका 50,000 टैक्स हो गया, उसके ऊपर 10% एक्स्ट्रा, मतलब 50,000 का 10% लेगा। अगर आपका टैक्स 50,000 है 10% एक्स्ट्रा 5,000 हो जाएगा, आपको 55,000 देना पड़ता है। वो जो सरचार्ज है वो एक्स्ट्रा टैक्सेस है, ये कंसोलिडेटेड फंड को जाता है। सरचार्ज जैसे टैक्स कंसोलिडेटेड फंड को जाता है, इसी तरह सरचार्ज भी कंसोलिडेटेड फंड को जाएगा। सेस क्या है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ये याद रखिए। 50 लाख के अबव होगा तो आपको सरचार्ज लगेगा, बट सेस एजुकेशन सेस एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। पहले ये क्या था, एजुकेशन सेस, प्राइमरी एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एजुकेशन सेस, अभी इसको मिला के क्या कर दिया, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% कर दिया। पहले 3% था, अभी 4% है, ये याद रखिए। ये कोई भी स्लैब है, मतलब ये 30% जो टैक्स स्लैब दिया उसके बाद जो टैक्सेस आएगा उस टैक्सेस के ऊपर आपको 4% एक्स्ट्रा टैक्स देना है। मान लो आपका 10,000 टैक्स आ गया, उसके ऊपर 4% टैक्स देना पड़ेगा, मतलब 4,000 आ जाएगा, 14,000 आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। ये सिंपल है। और एक चीज है, इसके साथ और एक चीज ऐड कर देता हूं, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात भी, ये भी आप लोग सुन लीजिए, ये आपका प्लानिंग के लिए काम नहीं करेगा, बट आप याद रखिए अप टू 5 लाख इनकम के लिए आपको नील टैक्स आएगा। कैसे, वो बोल रहा है अगर आपका इनकम
अप टू 5 लाख, अगर कोई भी इंडिविजुअल है उसका इनकम 5 लाख तक है, 5 लाख तक है, तो उसको 12,587 ए के अंदर उसको रिबेट मिल जाएगा। इसका मतलब अगर आपका इनकम 5 लाख है, 5 लाख का 5% मतलब 2.5 तक तो नील हो गया। 2.5 टू 5 लाख के अंदर कितना टैक्स आ रहा है? 12,500 टैक्स आ रहा है, सिंपल 5% ले तो। सो वो 12,500 आपको छूट मिल जाएगा। वो नया में भी होगा, पुराना में भी होगा। इसका मतलब कोई भी टैक्स रिजिम में आप रहो, अप टू 5 लाख इनकम आपका, अप टू 5 लाख टैक्सेबल इनकम, ये मान लीजिए टैक्सेबल इनकम। मैं टैक्सेबल इनकम क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उसमें एग्जम्पशन रह सकता है, डिडक्शन रह सकता है, उसके बाद का जो इनकम आएगा उसको टैक्सेबल इनकम बोलते हैं। सो वो टैक्सेबल इनकम अगर आपका 5 लाख का अंदर है, पूरा एग्जम्पशन डिडक्शन लेने के बाद जो भी इनकम रहेगा, अगर वो 5 लाख के अंदर है तो आपको 12,500 रुपया छूट मिल जाएगा। इसका मतलब आपको कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज आप लोग याद रख लीजिए, अगर आपका इनकम 5,01,000 भी हो गया, 5,01,000 भी हो गया, आपको 12,500 का पूरा टैक्सेस लग जाएगा, पूरा का पूरा टैक्सेस लग जाएगा। इसका मतलब 5,01,000 हो गया तो आपको 12,500 एक्स्ट्रा टैक्स पेमेंट करना ही करना है। इसको भी ध्यान रखिएगा आप जब प्लानिंग कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों टैक्स रेजिम में है, आप ओल्ड में रहिए, नया पे रहिए, ये मिलेगा। सो आपको स्लैब मालूम हो गया कि पुराना का क्या था, नया का क्या था। अभी आप आगे देखेंगे, ये एक ओवरव्यू मैंने रखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीजें मैं आपको बता देता हूँ, एक थोड़ा सा हिंट देता हूँ। जब आप नया टैक्स रिजिम में जा रहे हैं ना, आपको नियर अबाउट 70 एग्जेम्पशन आपका छूट जाएगा। मतलब आपका जो डिडक्शन होता था इनकम टैक्स, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेशन करने के लिए, आपका टोटल इनकम माइनस एग्जेम्पशन और डिडक्सेबल इनकम इज योर टैक्सेबल इनकम। ये याद रखिए, टोटल इनकम माइनस एग्जेम्पशन और डिडक्टेबल इनकम इज इक्वल टू योर टैक्सेबल इनकम। ये जो एग्जेम्पशन डिडक्शन ना, इसके अंदर बहुत सारे टैक्सेस, बहुत सारे एग्जेम्पशंस, बहुत सारे डिडक्शंस निकाल दिया गया नया टैक्स। अगर आप नया टैक्स रिजिम को ले रहे हैं वो आपको फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप पुराना टैक्सेस में जा रहे हैं, जैसा था ऐसा ही है, मतलब आपको एग्जेम्पशन मिलेगा और डिडक्शन मिलेगा। लेकिन मैं ये जो पूरा ओवरव्यू ये स्लाइड में रखा हूं, इसमें मैं क्या किया, मैं दोनों टैक्स रिजिम का एक पूरा समरी रखा, जिसमें दोनों के लिए मैं ना एग्जम्पशन लिया ना डिडक्शन लिया, ताकि आपको समझ में आ जाए दोनों टैक्स रिजिम का आइडिया क्या है। आपको समझ में आ जाएगा नया टैक्स अच्छा है, पुराना टैक्स अच्छा है। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो किसमें क्यों नया टैक्स बेहतर है। इसीलिए मैं एग्जम्पशन, इसको आप प्लानिंग के अंदर मत रखिए, मैं आपको समझाने के लिए इसको रखा। इसमें देखिए पूरा का 2.5 इसमें नील, इसमें नील, 5 लाख तक 5% इसमें भी नहीं लगा, इसमें क्योंकि रिबर्ट सबके लिए है, इसीलिए 5% तक भी आपको नीली टैक्स आएगा, क्योंकि आपको 87A के अंदर 12,500 दोनों टैक्स रिजिम में मिल जाएगा, इसलिए 5% तक आपको भी कोई टैक्स नहीं आएगा। जब आपका इनकम 7,50,000 तक पहुंचता है, 10% टैक्स है, 37,500, इसमें कितना आ रहा है? 25,000 आ रहा है। दैट मीन्स ओल्ड में कम आ रहा है, देखिए 25,000 आ रहा है, नया में कितना आ रहा है? 37,500। क्यों? इसमें 12,500 आ जाएगा और इसका 10% आ जाएगा, ये इनकम आ जाएगा, इसके लिए आ रहा है। तो इसमें आ रहा है 62,500, सॉरी 62,500, पुराना में 62,500, नया में 37,500। आपका सेविंग्स कितना हो रहा है? नया में 25,000 आ रहा है। 8 लाख इनकम जब जा रहे हैं हम, 15% टैक्स देना है, 45,000 टैक्स आ रहा है, यहाँ पे 72,500 आ रहा है। जब 10 लाख आ रहा है, 75,000 आ रहा है नया में, पुराना में कितना आ रहा है? 1,12,500, टोटल 37,500 आपका टैक्स है। इसका मतलब नया टैक्स रिजिम तब भी बेहतर दिख रहा है जब आपके पास एग्जम्पशन और डिडक्शन नहीं है। देखिए आप जब 55 लाख में भी जा रहा है, तब आपका टैक्स कितना हो रहा है? 1,55 लाख का जब आपका इनकम है, सॉरी 5,50,00,000 जब आपका इनकम है, 1,62,57,500 आपका टैक्सेस आ रहा है न्यू टैक्स रिजिम में, और आपका पुराना टैक्स रिजिम में 1,63,12,500। इसका मतलब क्लियरली देखिए, क्लियरली आपका कुछ भी इनकम हो, आपका कुछ भी इनकम हो, अगर आप टैक्स और एग्जम्पशन नहीं ले रहे, नया टैक्स सिस्टम आपके लिए बेहतर दिख रहा है जब आपको एग्जम्पशन ही नहीं है। तो मैं क्लियरली आपको यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा चीज आपको डायरेक्टली बताता हूँ।
जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब डिडक्शन एग्जम्पशन वगैरह कुछ भी नहीं है, आप सीधे आंखें बंद करिए, नया टैक्स रेजिम में जाइए, कम टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके ऊपर एग्जम्पशन नहीं है, डिडक्शन नहीं है, आप कुछ भी नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते, तो आप सीधे सीधे नया में चले जाइए, आपको बेनिफिट आ जाएगा। सीधी सीधी बात है, सिंपल है। आगे देखेंगे क्या क्या डिडक्शन में आपको भी ये बताऊंगा, पूरा एग्जाम्पशन में बताऊंगा, जो निकाल दिया गया है वही लागू होता है, मैं बता देता हूं। आइए देखते हैं हमको क्या नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ा चीज है, अगर ये आप समझ गए ना, आपको प्लानिंग में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। क्या जा रहा है मेरे से, क्या नहीं आ रहा, आप आराम से बैठ कर अपना टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिंपल। अगर आप नया टैक्स रिजिम में जाएंगे, क्या क्या आपको नहीं मिलेगा। पहला, लीव ट्रैवल अलाउंसेस, LTA जो मिलता है आपको, आपका जो LTA मिलता है, जो करेंटली आपको मिल रहा है सैलरीड एम्प्लॉइज को, ट्वाइस इन ए ब्लॉक ऑफ 4 इयर्स, 4 इयर्स में एक बार, जो 2 बार जो मिल रहा है हमारा जो ब्लॉक लीप ईयर में, वो LTA आपको नहीं, एग्जम्पशन इसमें नहीं मिलेगा। बड़ा अमाउंट इसमें, अच्छा अमाउंट मिलता है, जिसको एक्चुअल बेसिस में हमारा एग्जम्पशन होता है, वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। HRA बड़ा एक नियर अबाउट अगर देखूंगा मैं, अगर आप लोग 8333, जो इसके ऊपर में आपको पैन देना पड़ता है, बहुत लोग नहीं देते हैं, मेरे को मालूम है, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, नीचे रखते हैं इसका, पैन नहीं देते, तो मिनिमम 70,000 तक लोग HRA ले जाते हैं। HRA मीन्स हाउस रेंट अलाउंसेस का बेनिफिट लेते हैं, तो ये जो टैक्स का ये भी नहीं मिलेगा। सो ये जो बड़ा चीज है, ये जो बेनिफिट है, ये अगर नहीं मिल रहा है तो आपका स्लैब के अंदर आपका टैक्स बढ़ेगा, ये भी देखना होगा। ये सबसे बड़ा, सर्टेन स्पेसिफिक लिमिट इफ द इंडिविजुअल स्टेइंग इन रेंटेड अकोमोडेशन स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 करंटली एप्लीकेबल टू सैलरी टैक्स पेयर। सर्टेन स्पेसिफाइड लिमिट है, अगर आप रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिल रहा है। वो स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी निकाल दिया, आपको मालूम है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 जो है, ये बोल रहा है अगर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंदर आ रहे हैं, एक्चुअली यहाँ के सर्टेन लिमिट जो है ये नहीं है, ये नया पॉइंट है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो सब्जेक्ट टू करेक्शन कर रहा हूं मैं। 50,000 जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये आपको नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले हमारा 30,000 था, गवर्नमेंट में इसको 50,000 किया लास्ट ईयर में, सो ये जो 50,000 है, इसको बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। सीधे सीधे डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80 TTA 80 TTB, ये सैलरी नहीं है, याद रखिए। ये TTA TTB ये क्या होता है, आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट से अगर आप कोई इंटरेस्ट पा रहे हैं अप टू 10,000 तक आपको डिडक्शन है। TTB में पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक वगैरह है, वो सारे बेनिफिट भी आपको नहीं मिला, मतलब वो भी फुली टैक्स हो जाएगा। कितना कितना बड़ा चीज है, देखिए वो भी फुली टैक्स है। अगर आप 10,000 12,000 जो भी आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट से अगर आपको कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। ये बड़ा प्रॉब्लम है। टैक्स बेनिफिट ये देखिए सबसे बड़ा चीज, ये सैलरीड इनकम भी नहीं है, ये इनकम पे आपका जुड़ेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इनकम पे आपका जुड़ेगा, ये टैक्सेबल इनकम का अंदर आएगा, बट आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। टैक्स बेनिफिट एंड इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन टेकन, ये बहुत बड़ा सबसे बड़ा पॉइंट है ये। टैक्स इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर हाउसिंग लोन टेकन फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड और वैकेंट हाउस। आजकल लोगों का घर बनाना बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा अमाउंट लेते हैं, 30 लाख 40 लाख का लोन लेते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है। अगर आपका कोई भी सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है, वैकेंट हाउस है, अगर उसके अंदर में आप इंटरेस्ट, ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम में बोल रहा हूँ, हाउस प्रॉपर्टी लॉस सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस के अंदर अगर आपने इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, वो आ जाएगा हाउस प्रॉपर्टी लॉस, वो इनकम आपका सैलरी इनकम में डिडक्ट होता है। याद रखिए ये सबसे बड़ा पॉइंट है। कोई भी हाउस प्रॉपर्टी लॉस, अगर आपका सेल्फ ऑक्युपाइड वैकेंट हाउस है, तो आपका सैलरी इनकम से वो डिडक्ट होता है। ये बड़ा बेनिफिट कब मिलता है, जब आपका इनकम बड़ा है ना, आप 15 लाख 20 लाख के ऊपर इनकम कर रहे हैं, ये बड़ा बेनिफिट देता है। हाउस प्रॉपर्टी वाला लॉस बहुत बड़ा बेनिफिट देता है, आपका इनकम नील भी हो सकता है इसके वजह से। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये डिडक्शन आपको नहीं मिला। ये मैं तो बोल रहा हूँ, आपका 10 लाख और 12 लाख ऐसा कुछ इनकम है और आपको हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस है जो कि 2 लाख
-2 लाख आता है, और आप 80E में अंदर भी लेते हैं, वहां पर भी टैक्स बेनिफिट होता है। सो 2 to 2.5 लाख जो है, 2.3 लाख ऐसा कुछ आता है, वो टैक्स बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो आपका इनकम नील भी हो सकता है पूरा डिडक्शन ले पे। 10 लाख तक अगर आपका इनकम है, ऐसा आ सकता है, ये याद रखिए। और इसको ये बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है, ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो अगर आप नया टैक्स रिजिम में जाते हैं, डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंसेस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशनल टैक्सेस कंटेन सेक्शन 16। प्रोफेशनल टैक्सेस सब पेमेंट करते हैं, 200 रुपीज अभी दे रहे हैं, प्रोफेशनल टैक्सेस वगैरह दे रहे हैं, उसका भी बेनिफिट आपको नहीं होगा, वो सैलरी से माइनस हो जाता है। अभी वो बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस के ऊपर आपको नहीं मिलेगा, कोई भी बेनिफिट नहीं है। एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट के लिए क्यों नहीं है, गवर्नमेंट ओनली गवर्नमेंट के लिए ये टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड था, उसको भी बोला ये नहीं मिलेगा, प्राइवेट के लिए तो टैक्सेबल था ही। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C विल आल्सो गो। बड़ा पॉइंट है कि 80C आपको बेनिफिट, 80C के अंदर क्या क्या मिल रहा था आपको मालूम है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई पीएफ कंट्रीब्यूशन, ये आपको आता था, आपका लाइफ इंश्योरेंस आता था, आपका स्कूल ट्यूशन फी आता था जो कि चिल्ड्रन के लिए है, वेरियस इन्वेस्टमेंट जैसे ईएलएसएस, एनपीएस भी नहीं है, पीपीएफ भी नहीं है, तो आपको कुछ भी डिडक्शन 80C के अंदर नहीं मिलेगा। 80C के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा, कितना बड़ा पॉइंट है। आपको कोई भी डिडक्शन, सबसे बड़ा 1.5 लाख का डिडक्शन ये है। और एनपीएस के अंदर आप लोग नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर एक्स्ट्रा डिडक्शन ले लेते थे 80CCD में, वो भी बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है। वो 50,000 मतलब 2 लाख का बेनिफिट आपका वहां पर भी जा रहा है, मेरे को क्लियर दिखा, 2 लाख का बेनिफिट जा रहा है। सो ये बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बट क्या मिलेगा इसमें, थोड़ा सा एक्सेप्शन दिया। 80CCD के अंदर, 80CCD के अंदर अगर आपका एम्प्लॉयर एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कराया आपके लिए, एनपीएस आप कर रहे हो नहीं मिलेगा, एनपीएस आपका एम्प्लॉयर कर रहा है मिलेगा आपको रिडक्शन। एंड 80JJ, 80JJAA ये किसके लिए है? ये बिजनेस पर्सन के लिए है, ये तो सैलरीड के लिए नहीं है। 80JJAA ये न्यू एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट करता है तो कंपनी को 30% का बेनिफिट मिल जाता है। वो बेनिफिट उसको रहेगा, नया टैक्स रिजिम में रहेगा। अगर ये तो पूरा बिजनेस अगर आपका पास है, आप सैलरी भी है, आप बिजनेस का आपके पास है, तभी लागू होता है इंडिविजुअल पर्सन के लिए। सो ये तो आपके जा रहा है। सो इसको छोड़कर 80C के अंदर ये दो चीज को छोड़कर, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस ये बहुत कम है, और 80JJAA को छोड़कर बाकी जो भी 80 डिडक्शन है सब कुछ निकल जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। The deduction claim for medical insurance premium under section 80D भी निकाल दिया, कितना बड़ी बात है। मेडिकल क्लेम पॉलिसी वो भी निकल जाएगा। आपका डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 8, आप अगर किसी भी तरह आप डिजेबल हो, आप दिव्यांग पर्सन हो, 80DD और 80DDB के अंदर जो भी बेनिफिट मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट पेड इन एजुकेशनल लोन, आप जो 80E के अंदर एजुकेशनल लोन मिलता है वो भी आपको नहीं मिलेगा। 80G के अंदर जो भी आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन देते हो वो भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होगा, किसी को डोनेशन दे रहे हो तो उसके अंदर बहुत सारा एग्जेम्पशन डिडक्शन रहता है, वो नहीं मिलेगा। जो पूरा ओवरऑल देखा जाए तो चैप्टर VIA का पूरा डिडक्शन आपको जा रहा है, आपको नहीं मिलेगा। इसके अंदर बड़ा चीज क्या है, आपका 80C चला गया 1.5 एंड 50,000 टोटल 2 लाख वहां पे चला गया। 80DDB के अंदर क्या चला गया आपका, मेजरली आपको 30,000 मिलता था। सीनियर सिटीजन आपका स्पाउस के लिए आप करते तो वहां पे 30,000, आपका सीनियर सिटीजन पेरेंट है तो उनके लिए 60,000 अराउंड था, वो पूरा का पूरा चला गया, अभी आपके पास नहीं मिलेगा। आप एजुकेशन लोन ले रहे हो आपको नहीं मिलेगा। ये पूरा 80 का डिडक्शन चला गया। अगर आप सब कुछ कर रहे हो आपके पास है तो मेजरली आपको देखा जाए तो नियर अबाउट 3 लाख का 3,10,000 का जो मेजर है, मेजरली यूज करते हैं लोग, मेजरली करते हैं। क्योंकि देखो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन डोनेशन वगैरह ये बहुत कम है। ये मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि जब भी आप कोई भी, मैं एक केवल सजेशन के वजह से बोल रहा हूँ, आप कभी भी कोई भी डोनेशन वगैरह दे रहे हो, अभी देखो कोरोना का चल रहा है, गवर्नमेंट को आप किसी को डोनेशन दे रहे हो तो अपना पैन नंबर मेंशन करना मत भूलिए, क्योंकि आपको ये बेनिफिट देता है। देखो ये बात है कि हम चैरिटेबल कर रहे हैं, हम क्यों बेनिफिट ले, ऐसा नहीं है।
आपको अगर बेनिफिट मिल रहा है इससे कुछ आप फायदा है, आपके लिए फायदा है, आप अपना टैक्स भी सेविंग्स कर सकते हैं, आप कर सकते हैं इसमें। सो पूरा जो मेरा ओवरऑल है, आप अगर नया टैक्स रिजिम के जा रहे हैं तो नियर अबाउट इतना टैक्सेस आपका इतना जो एग्जेम्पशन डिडक्शन है वो हो रहे हैं, मतलब आपको नहीं मिलेगा। तो आप अभी अभी आपका माइंड में इतना सारा चीज अगर मेरा जा रहा है तो मेरे को फायदा क्या है, तो ये मैं नया टैक्स रिजिम में क्यों जाऊंगा, पहला चीज है ये, यही तो प्लानिंग है। प्लानिंग क्या है ये आपको देखना पड़ेगा, ये पूरा डिडक्शन निकालने के बाद ओल्ड में कितना टैक्सेस आ रहा है, नया में कितना टैक्सेस आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा अपना टैक्स है। देखो मैं पूरा डिटेल्स रखा है यहाँ पे 80 के अंदर क्या क्या डिडक्शन, 80 के अंदर मैं बोल रहा हूँ 80 के अंदर एचआरए, इसमें मैंने रही ने कहा एचआरए मिनिमम 60 to 70,000 लोगों का आता है, 60 to 70,000। अब अगर आप 8,000 का अराउंड आप डिक्लेयर करते हो और आपका सैलरी अच्छी खासी है 10 लाख का अराउंड, 60 to 70,000 का अंदर आपका आ जाता है एचआरए। आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, मतलब मान लो वहां पे 60 + 70, 60 मान लो 1,20,000, मैं एक एवरेज पकड़ रहा हूँ, 1,20,000 आ गया। एंड सेक्शन 80C के अंदर आपको 1,50,000 कितना आ रहा है अभी, 2,70,000। सेक्शन 80CCD अगर आप एनपीएस लेके रखे हो तो उसमें 50,000 आपका जा रहा है। टोटल कितना हो गया, 1,20,000, 1,50,000, 2,70,000 था, अभी कितना हो गया 50,000, 3,20,000। सेक्शन 80D के अंदर आपको 30,000 मिल जाता था पेरेंट्स के लिए, आपके लिए। सो 30,000 मान लो पेरेंट के लिए 60,000, आपका सीनियर सिटीजन फादर नहीं अगर नहीं है तो 30,000 मान लो कि 50,000 अगर 60,000 है, ये टोटल कितना होगा 3,80,000। डिसेबल्ड ये तो बहुत रेयर केसेस है, मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। एडीटीटी है, एडीटीटी भी मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, एटीयू का भी कंसिडरेशन मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका एटीयू और एटीडीडी में क्या है, एटीडीडी है अगर खुद टैक्स पेयर है और डिसेबल है, दिव्यांग है। एटीयू में क्या है, अगर कोई डिपेंडेंट है, दिव्यांग कोई आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तब भी मैं आपको बेनिफिट मिलता है, ये बड़ा पॉइंट है। सो मेरा जो ओवरऑली जो मैं कैलकुलेशन करके देख रहा हूं तो 3,20,000 to 3,40,000, 3,50,000 इतने सा मिनिमम आपका बेनिफिट डिडक्शन आपका जा रहा है। सो आपका इनकम को ऊपर जितना आप इनकम करते हैं वो आपका कैलकुलेशन के ऊपर लीजिए, उसके बाद ही अपना डिसीजन लीजिए 3 लाख में इतना टैक्स जा रहा है तो मेरे को कितना टैक्सेस आ रहा है। दोनों स्लैब पे आप डाल के देखिए, नया साल में आपको कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा है, पुराना टैक्स में पूरा ये सब बेनिफिट है, ये पूरा कैलकुलेशन करके आप देखिए, आपको पता चल जाएगा अपना टैक्स कितना, उसके हिसाब से आप अपना ऑप्शनल लीजिए, खुद लीजिए, आप किसी भी कंसल्टेंट के ऊपर डिपेंड मत होइए, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ। अभी गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि अभी प्लानिंग है, मे भी ये साल शायद होगा नहीं होगा मालूम नहीं, कि वो ऑटोमेटिक फीड करके दे दे, लेकिन नेक्स्ट ईयर को ये क्लियर है कि आप जब टैक्स रिटर्न फाइल करने के जाओगे तब तक आपको पूरा फील होके मिलेगा। आप अगर इंफॉर्मेशन सही दिए हो तो आपको पूरा फील होके मिल जाएगा, आप क्या चेंजेस करना है वो कर सकते हो, कौन सा टैक्स रीजन में जाना चाहते हैं जाओ, पुराने में रहना चाहते हो रह जाओ, क्योंकि आपका बेनिफिट को देखकर आप आगे आपका टैक्स प्लानिंग कीजिए। मैं ये पूरा इनकम ओनली सैलरी के बेसिस पे किया है, आपके पास शायद कैपिटल गेन्स भी हो सकता है, आजकल म्यूचुअल फंड हो गया कि आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देन वो अलग हो जाएगा, आपका टैक्सेस बढ़ सकती है, वो देखना है, एग्जाम्पशन लिमिट वगैरह ये सब देखना है, वहां पे वो अलग होता है, उसको अलग कंसिडर करेंगे। सो मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, तो दूसरे क्लासेस है मेरा इनकम टैक्स का, उसमें बता दूंगा। लेकिन ये पूरा प्लानिंग का क्लासेस है जो कि रिसेंटली चाहिए, किसके लिए, हमारा अभी रिसेंटली चल रहा है, इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन करना है सारे एम्प्लॉइज को, ये मैं आगे बताऊंगा कब करना है, अभी ऑलरेडी ऑलमोस्ट अप्रैल से स्टार्ट हो गया है, लोग करने लगे हैं। सो अभी और कुछ मैं आपको बताता हूँ, ये एक मैं समरी रखा है, एक लिमिटेड रखा है कि टैक्स पेयर का एग्जिस्टिंग रिजिम और टैक्स पेयर का न्यू रिजिम में एक कंपैरिजन रखा दोनों के बीच में, एक डिडक्शन एग्जाम्पशन का जो ये देखो मैं यहाँ पे ओनली 60,000 कंसिडर किया है, अगर वो एम्प्लॉयर एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो उसके बेसिस पर वो 60,000 तक आपको डिडक्शन मिल रहा है। और यहाँ पे क्या किया मैं 50,000 आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है, और मैक्स टू मैक्स 2,60,000 मतलब 3,10,000 तक अगर हमारा डिडक्शन है तो दोनों का टैक्सेस कॉमन आ रहा है। ये एक में कंपैरिजन रखा है, आप देख सकते हैं 5 करके, इसको 16 लाख इनकम के ऊपर में रखा है इसको, बट
आपका एग्जाम्शन ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए प्ले कर रहा है, सबसे बड़ा डिडक्शन और एग्जाम्शन। ऑन स्टार्टर डेशन आपके लिए रहेगा 50,000 to 50,000 रहेगा कॉमन, एंड डिडक्शन एंड एग्जाम्शन आप देख लीजिए। एंड एक है सेल्फ ऑक्यूपाइड का हाउस प्रॉपर्टी, आपका अगर इंटरेस्ट लिए हैं, आप अगर लोन लिए हैं, होम लोन लिए हैं, तो आपको इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल का मिलेगा, वो लॉसेस कितना हो रहा है वो भी आप कंसीडर कीजिए। उसके बाद अपना टैक्स का कैलकुलेशन कीजिए। आपके लिए इजी है, आप कोई भी वेबसाइट में जाइए, टैक्स कैलकुलेटर मिल जाएगा, इनकम टैक्स वेबसाइट में भी आपको टैक्स कैलकुलेटर मिल जाएगा। सो वहां पे टैक्स कैलकुलेटर आप पुट करके आप देख सकते हैं, लेकिन आपका एग्जाम्शन कितना है, आपका सैलरी कितना है, ये आपको देना पड़ेगा। अभी जब आप मेरा अभी जो सबसे बड़ा पॉइंट अभी क्या करना है, जब आप इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन करने जा रहे हो तो आपको क्या करना है, अभी मैं पहले बताता हूं अभी क्या होगा। अभी एक गाइड एक सर्कुलर आया है, मे बी मार्च में एक सर्कुलर, सॉरी अप्रैल में एक सर्कुलर आया कि अभी क्या करना है, हमको हमको नया रिजिम में जाना है, पुराना रिजिम में रहना है। ये डिपेंडेंट होता है एम्प्लॉइज के ऊपर। गवर्नमेंट क्या बोला कि आप अपना एम्प्लॉयर को बोल दिया कि जो इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन करेगा एम्प्लॉय चूज करेगा कि पहले आप नया रेजिम में रहना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, या पुराना रेजिम में रहना चाहते हैं। सो एम्प्लॉय हैव टू चूज। एम्प्लॉय क्या करेगा, अभी चूज करेगा आपको नया में जाना है, पुराने में जाना है। इसमें भी मैं आपको बोल देता हूं, एक सिंपल लॉजिक बोल देता हूं। अगर आप एक बार नया रिजिम को चले गए, आप पुराना रिजिम में नहीं आ सकते फॉर टीडीएस डिडक्शन पर्पस। क्यों, अभी आप इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपका टीडीएस कम डिडक्ट हो, आपके पास इनहैंड सैलरी ज्यादा है। आप अभी आप बोलोगे ठीक है मेरा अभी टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, मेरे रिटर्न फाइल के टाइम में उसको रिफंड ले लूंगा, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका 1 साल 1.5 साल के अंदर आपको तो वो रिफंड भी मिल जाएगा, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लिक्विडिटी का पोजीशन सही है, आप कर सकते हो साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपका टीडीएस कम कट हो, इनकम टैक्स कम कट हो, तो आप क्या करना है, आपको अपना टैक्स प्लानिंग करना है। सबसे बड़ा रोल प्ले करता है जब आपका वेरिएबल सैलरी रहता है, जो वेरिएबल अलाउंसेस वगैरह रहता है, वो सबसे बड़ा रोल करता है। वो कितना मिलेगा आपको मालूम नहीं, आप लास्ट मंथ का पकड़ लीजिए कि लास्ट मंथ का वो ले लीजिए, या फिर आपका एक्सपेक्टेशन कितना हो सकता है वो भी लेके आप देख सकते हो अपना। मान लो कि आप 50,000 पा रहे हो, आप सोच रहे हो कि नहीं इस बार मेरे को शायद 60 to 70,000 आ सकता है, ये सब पकड़ के आप अपना टैक्स कैलकुलेशन कीजिए। एक टैक्स कैलकुलेशन करने के बाद आप देखिए कि आपको पुराना में फायदा है कि नया में फायदा है। अगर नया में फायदा है तो नया पे चले जाइए, क्योंकि वंस आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन में डिक्लेयर किया तो 1 साल तक आप नहीं चेंज कर सकते थ्रू योर एम्प्लॉयर। याद रखिए, आप अपने एम्प्लॉयर के थ्रू में नहीं कर सकते, लेकिन जब आप रिटर्न फाइल करोगे तब आप नया आप पुराने को भी चूज कर सकते हो। तो इसका मतलब अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप नया में रहिए पुराने में रहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यस, इतना हो सकता है आपका टीडीएस ज्यादा कट हो सकता है, बट when you will be file the return नेक्स्ट ईयर, हम जब फाइल रिटर्न करेंगे आफ्टर 31 मार्च के बाद, तब आप अपना पुराना स्कीम को भी आ सकते हैं या फिर नया स्कीम को भी आप जा सकते हैं, तो इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सेकंड चीज है कि आपका इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन में क्या रहेगा। आप जो भी एग्जाम्शन डिडक्शन डिक्लेयर कर रहे हो उसमें पूरा आपको डिक्लेयर कर देना है, क्योंकि पीएफ का डिक्लेयर तो आप नहीं करोगे क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक डिडक्शन है, वो डायरेक्ट होगा। आप अपना सैलरी एचआरए का डिक्लेयर करोगे, आप हाउस रेंट कितना दे रहे हैं वो डिक्लेयर करोगे। सेकंड, आपका इंश्योरेंस पॉलिसी कितना प्रीमियम रहता है वो डिक्लेयर करोगे। एडीडी का क्लेम डिक्लेयर करोगे। अगर आप ओल्ड रिजिम में रहना चाहते हो, नया रिजिम में जाओगे तो कुछ भी डिक्लेयर करना जरूरी नहीं है, बट अगर पुराना रिजिम में है तो ये सारी चीजें आपको देना पड़ेगा पूरा। और आप अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉसेस हो रहा है या फिर इंटरेस्ट पेमेंट करो वो भी आप डिक्लेयर करोगे। ये पूरा चीज आप डिक्लेयर कर दीजिए, और आपको उसका डॉक्यूमेंटेशन जब टाइम आएगा वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, वो भी सबमिट कीजिए। मेरे सुझाव तो ये होगा, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो अभी आप वो कर सकते हैं, आप पुराना रिजिम के हिसाब से आप पूरा जैसे कर रहे हैं ऐसा कीजिए, और आप जब ईयर एंड होगा तभी आप अपना टैक्सेस का पूरा क्लैरिटी आ जाएगा आपको, तभी आप अपना नया और पुराना चूज कर सकते हैं रिटर्न फाइल के टाइम। ये बेहतर है, मेरा तो सुझाव वही है। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है तो अभी जाके, मेरे को लगता है आप लोग तो समझ गए होंगे क्या करना है, कैसे आपका टैक्स कैलकुलेशन करेंगे ये भी बता दिया। टैक्स कैलकुलेटर हर जगह अवेलेबल है, वो टैक्स कैलकुलेटर आप यूज कीजिए, लेकिन आप सही इनपुट देना है उसको, तभी आपको पता चल जाएगा। अगर फिर भी आपको डाउट रह रहा है, आप डायरेक्ट जाके इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन डिक्लेयर कर दीजिए। आप जब रिटर्न फाइल करोगे तब आप एडजस्ट कर लीजिए, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये था मेरा पूरा का पूरा जो क्लासेस था आपको टैक्स प्लानिंग का, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस जो था।
आपको समझ आएगा, मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए हैं क्लियरली। आप अपना टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। मैं मेरा मेल आईडी मेंशन कर दूंगा, आप पूछ सकते हैं मेरे को। जिसका मेरा मेल आईडी है niharanjan9178@gmail.com। मैं मेरा इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट, अभी जो मैं बताना जा रहा हूँ वो FY 2019-20 का है। कुछ चेंजेस हुआ है, उस चेंजेस को समझने के लिए मैं थोड़ा इसमें डाला है, आपको समझ आ जाए आपको क्या करना है। अभी टैक्स फाइलिंग का जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुका है, वो 30 नवंबर तक आपको टैक्स फाइलिंग जो 31 जुलाई का था वो एक्सटेंड हो रहा है, और भी एक्सटेंड हो सकता है, वो भी हो सकता है। सो एक चीज मैं आप लोग बोलता हूँ भाई, तो अगर टैक्स एक्सटेंड हो रहा है इसका मतलब नहीं है कि आप टैक्स फाइलिंग मत करो। मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूं, अगर आपका लास्ट ईयर में TDS ज्यादा डिडक्ट हुआ है, आपको रिफंड आने वाला है, आप जितना जल्दी हो अपना टैक्स फाइलिंग कर लो, या आपको इमीडिएटली टैक्स रिफंड आ जाएगा, और आपके लिए लिक्विडिटी भी आपका पोजीशन अच्छा रहेगा, और अभी ज्यादा रस भी नहीं रहेगा, आप आराम से टैक्स फाइलिंग करो। अभी तक तो फॉर्म नहीं आया है, फॉर्म आने के बाद आप इमीडिएटली टैक्स फाइलिंग कर दीजिए, आपको इमीडिएटली रिफंड आ जाएगा। ये मेरा पहला पॉइंट है। सेकंड, अगर आपको टैक्स पेमेंट करना है, अगर टैक्स पेमेंट आ रहा है आपके लिए, देन आप वेट, अगर आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप वेट कर सकते हैं, वो तो अच्छा है आपके, तो चलो हम पेमेंट करें, गवर्नमेंट आपको ऑप्शन दिया है, आप कुछ दिन बाद कर सकते हैं। लेकिन आपको रिफंड आ रहा है, पैसा आने वाला है, तो आप ले सकते हैं। ये मेरा सुझाव है, इतना है। और कुछ एक्सटेंड किया है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का लास्ट डेट जो 18-19 का अगर आपका पेंडिंग है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 18-19 का अगर आपका पेंडिंग है, जो 31 मार्च का डेडलाइन था उसको 30 जून कर दिया गया है, वो भी आप कर लीजिए 30 जून के अंदर। इसको तो ज़्यादा डिले नहीं करना है, क्योंकि उसमें पेनल्टी भी आ जा रहा है अभी, वो पेनल्टी दे के आप कर सकते हैं। अगर नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए इमीडिएटली, इसको तो इमीडिएटली कर देना है। आधार और पैन का लिंक, इसको भी एक्सटेंड कर दिया, ये तो एक्सटेंड होते जा रहा है, 31 मार्च तक आया था, ये फिर जून तक हो गया है। विवाद से विश्वास स्कीम, ये जो एडिशनल 10% अमाउंट देना पड़ेगा आफ्टर 31 मार्च तक था, देन इसको भी एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया गया है, क्योंकि ये विवाद विश्वास स्कीम है, ये वेरियस अपीलिंग के लिए था, वेरियस लॉज के लिए था, उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। ये आप भी कर सकते हैं जितना जल्द है। ये सारे चीज को एक्सटेंड कर रहा है, क्योंकि करंट सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और TDS TCS पेमेंट का वगैरह, इसको भी इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाए। अगर आप टाइम पे नहीं किया है तो आप बाद में आप कर सकते हैं, तो 30 जून तक इसको एक्सटेंड किया गया। इसके अंदर अगर दे रहे हो तो आपका 9% तक आ जाएगा, जो 12% 18% पर annum था उसको कम कर दिया गया है। सो इंटरेस्ट रेट को कम करना है, पूरा तो नील नहीं, मेरे मतलब तो नील तो करना चाहिए, बट वो नहीं किया गया है, बट उसको कम कर दिया गया है। ये थोड़ा सा हेल्प दिया है गवर्नमेंट ने। नेसेसरी लीगल सर्कुलर अगर और कुछ आएगा तो आगे वो बताते जाएंगे, ये नया नया चेंजेस आएगा। ये पूरा था 19-20 का। अब टैक्स फाइलिंग रिटर्न भी आ रहा है, उसको शायद एक 10-15 दिन में आपका शायद फॉर्म भी आ जाएगा। अगर आप करना चाहते हो इमीडिएटली कर लीजिए 19-20 का। 18-19 का नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए। और मैं आशा करता हूँ आप लोग पूरा प्लानिंग को समझ गए, सबसे बड़ा पॉइंट जो था वो समझ गए, और आप लोग अपना प्लानिंग कीजिए। कुछ भी डाउट है तब पूछ सकते हैं मेरे को, मेल आईडी में कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर मेरा, जिस लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर और फेसबुक का ग्रुप भी मालूम है, उसका लिंक भी नीचे है, वो आप लोग उसको भी यूज करके मेरे को पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।